लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा द्वारा आज पंचायती राज निदेशालय पुरानिया अलीगंज में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे एवं उन्होंने अपने संबोधन में यूपी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों के विषय में बताते हुए वैश्विक महामारी में उन कड़ी चुनौतियों एवं संघर्षों के विषय में भी बताया। अयोध्या के दीपोत्सव व सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले समेत विपक्षियों पर निशाना साधते हुए क्या कुछ आदित्यनाथ ने इन तमाम मुद्दों पर कहा। तो आइए देखते हैं लखनऊ से सौरभ वाजपेयी की एक खास रिपोर्ट। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आकर के आपके साथ इस संवाद के साथ जुड़ने के लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। क्योंकि प्रबुद्ध समाज वैसे भी संपूर्ण समाज का नेतृत्व करता होता है। उसकी राय, उसका चिंतन और उसके द्वारा दिए जाने वाले विचार को समाज का एक बड़ा तबका फॉलो करता है, उसके अनुसार आचरण करते हुए फिर आगे बढ़ता है। जब भी प्रबुद्ध समाज का चिंतन अवरुद्ध हुआ है तो देश के सामने संकट आया है। पूरा देश आत्मविस्मृति के स्थिति में पहुंचा है और आत्मविस्मृति में पहुंचा हुआ समाज कभी अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर पाता है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, चीन ने देश पर हमला की, चीन ने देश के अंदर घुसपैठ की थी और उस समय के देश के राजनीतिक नेतृत्व ने और देश के उस समय के सुरक्षा सलाहकार ने भी देश के नेतृत्व को यह राय दी थी कि हमें चीन को छेड़ना नहीं चाहिए। उस समय देश का नेतृत्व इस प्रकार की हरकतों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता था। ये खबरें सरकार की और समाचार पत्रों की सुर्खियां तो बनती थी, लेकिन सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं बनती थी। और याद करिए उन 2 घटनाओं को तो चीन ने पिछले 2 वर्ष के अंदर शरारतपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया। एक बार जब डोकलाम में उसने जबरन करने का प्रयास किया और एक बार तब जब लद्दाख के पास भी उसने इसी प्रकार की चेष्टा की। कैसा भारत का नेतृत्व वहां पे अड़ गया और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की स्थिति में जब भारत खड़ा हुआ तो चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेतृत्व जब ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होता है, तो पूरा देश एकजुट होकर के उसके पीछे चल पड़ता है। वह एक ताकत होती है। मोदी जी की यही ताकत है। 135 करोड़ का भारत जब एक साथ बोलेगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर हैं।
135 करोड़ का भारत, हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते, हर जगह मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जनप्रतिनिधि जा सकते हैं कुछ जगह, लेकिन उनकी भी क्षमता सीमित होगी। आप जैसा प्रबुद्ध वर्ग समाज के हरेक तबके के बीच में जा सकता है, और आपके पास समाज का हरेक तबका, क्योंकि आप में, आपके बीच में यहाँ पर जो उपस्थित प्रबुद्धजन हैं, जो मुझे बताया गया कि यहाँ पे अधिवक्ता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, शिक्षक भी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं, जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले वे सभी लोग हैं जो वास्तव में समाज का नेतृत्व करता है अपने अपने फील्ड में, जिसने कुछ करके दिखाया है। लेकिन आपकी उपस्थिति हर एक जगह है। आप उस विचारधारा को लेकर के, आप उन मूल्यों को लेकर के, उन आदर्शों को लेकर के समाज के उस तबके के बीच में जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वास्तव में देश के हित में क्या आवश्यक है और हमारा हित कहाँ निहित है। मैं कभी कभी ये नहीं समझ पाता हूं कि बहुत बार लोग अपनी प्राथमिकता भूल जाते हैं, उनके स्वयं के स्वार्थ प्रबल हो जाते हैं समाज और राष्ट्र के हितों की तुलना में, और यहीं पर वह गलती करता है। अगर हमारा देश कमजोर होगा तो कोई व्यक्ति मजबूत होकर के कुछ नहीं कर सकता। अगर ये देश मजबूत होगा तो वह हम सबको अपने साथ मजबूत कर लेगा, और इसलिए हम सबकी व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत शान शौकत, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत उपासना विधि, व्यक्तिगत मत और मजहब की स्वतंत्रता राष्ट्र धर्म के सामने गौण है। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को यही बताती है कि हमारे लिए दल से महत्वपूर्ण देश है, व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है, लेकिन दल से महत्वपूर्ण भी देश है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है। जब देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा था तो उसने भारतीय जनसंघ को उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उस समय जनता पार्टी में समाहित कर दिया था। याद करिए, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, हमने अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन कर दिया था, क्योंकि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी थी। जब इस देश में राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति दिलाने के लिए किसी अभियान और नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस समय इसी लखनऊ के सांसद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे आए थे और उन्होंने देश में गठबंधन की सरकार और गठबंधन के एक नए युग का शुभारंभ किया था, और देश के अंदर पहली सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार बना करके, और गठबंधन की सरकार कैसे चल सकती है उसके माध्यम से एक राजनीतिक स्थिरता देश के अंदर देने का कार्य भी किया। जब आवश्यकता पड़ी कि कोई व्यक्ति देश हित के विरोध में कार्य कर रहा है, देश के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, तो डटकर उसके खिलाफ लड़ने का जज्बा भी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर देखा होगा। भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात को लेकर के कही, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर के हम इसका कार्य करें, इसको पूरा करेंगे। वह भी आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता प्राप्त करना और शासन करना मात्र लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों को लेकर के राजनीति में आई है जिन मूल्यों और आदर्शों पर भारतीय समाज की आस्था टिकी हुई है, भारतीय समाज का जीवन टिका हुआ है और जिस पर उसका भविष्य भी टिका हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी का सामना किस रूप में पूरे देश के अंदर हुआ। भारत दुनिया का विकसित देश नहीं है। हम विकास की प्रक्रिया से जुड़ करके विकसित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। तेजी के साथ भारत विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत अमेरिका माना जाता है और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी है, सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है। दुनिया का दाता है, जहां मर्जी वहां कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोरोना प्रबंधन आपने अमेरिका का देखा होगा। भारत भी आपके सामने है। अमेरिका के स्वास्थ्य का जो ढांचा है, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के अंदर है, उसकी तुलना में भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधा बहुत कमजोर है। लेकिन कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए? इस महामारी, इस सदी की इस महामारी के कारण क्या क्या अन्य विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश था, दुनिया में नवंबर 2019 में बीमारी आ चुकी थी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपने देखा होगा यूरोप के तमाम देश इसकी चपेट में आ गए थे। मौतों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। भारत के अंदर मार्च प्रथम सप्ताह में ये बीमारी आई, फरवरी के अंत में आई और मार्च में उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये बीमारी देखने को मिली थी कुछ जनपदों में। और उस दौरान आपने देखा होगा कि 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का और फिर 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की थी। समय से लिया गया निर्णय और समय से लिए गए निर्णय के साथ ही समाज का कौन तबका इससे प्रभावित होगा, उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी देना, उनके लिए उस प्रकार की सुविधा देना, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का कार्य और पैकेज के माध्यम से गरीबों को मदद देने का रहा हो, चाहे वह आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और छोटे छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को आर्थिक संबल प्रदान करने का रहा हो, या फिर गरीबों को अन्न की सुविधा उपलब्ध कराने का। कोई भी महामारी दुनिया के अंदर आई हो, लगभग हर 100 साल में एक बार महामारी आती ही आती है। 1918 से 26 के बीच में जब स्पेनिश फ्लू आया था, उस बीमारी से उतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी भूख से मौत हुई थी। और मैं आपको कह सकता हूं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन देश और दुनिया के सामने बेहतरीन रहा। लेकिन साथ साथ मैं कह सकता हूं, भूख से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति को फ्री में राशन देने की व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराई। जिन गरीबों के लिए अपने छोटे खर्चे की आवश्यकता थी, उनके लिए भी उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। आजादी के बाद देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या स्थिति थी? अलगाववाद चरम पर था। कोई राज्य वहां सुरक्षित नहीं था। असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, कोई भी राज्य, बड़ी अव्यवस्था थी। अलग अलग ग्रुप खड़े हो गए थे, भारत के खिलाफ हथियार लेकर के खड़े थे।
7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, अलग ही नजारा था। और 7 वर्ष में कैसे तस्वीर बदल गई पूर्वोत्तर के राज्यों की। क्या स्थिति है पूर्वोत्तर के राज्यों में इस समय? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर केंद्रीय मंत्री के लिए अनिवार्य है कि 15 दिन में एक बार पूर्वोत्तर के राज्यों में कैंप करेगा, रात्रि को रुकेगा, वहां पर चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा और वहां की जनता के साथ संवाद भी करेगा। आजादी के बाद यही तो संवाद नहीं हुआ था, जिस संवाद को मोदी जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ प्रारंभ किया, उनके अंदर एक आत्मीयता का भाव पैदा किया। आज पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ने में उतावला महसूस करता है। आज वहां के जितने भी अलगाववादी संगठन थे, इन सब ने हथियार डालने प्रारंभ कर दी। ज्यादातर डाल चुके हैं, जो बचे हुए वे भी डालेंगे। भाइयों बहनों, नेतृत्व पर निर्भर करता है वह देश को किस दिशा में लेके जाना चाहता है, कैसे और कहां ले जाना चाहता है। और अगर नेतृत्व ईमानदार है, चरित्रवान है, राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है, तो पूरा देश उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर वो उत्तर हो या दक्षिण, पूरा वो पश्चिम, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करता है। और यही तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यही मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में आप सब रहते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति आप में से किसी से छुपी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश 2 चीजों के लिए जाना जाता था। मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के पहले मुझे 5 बार गोरखपुर से सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं जानता था एक एक समस्या के लिए कितना जूझना पड़ता था, कितना जूझना पड़ता था। बिजली तो आती नहीं थी, हम लोग ये मान लिए थे, एक नियति मान लिए थे। प्रदेश के अंदर जहां से चलो, प्रदेश की सीमा आते ही सड़कों पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते थे। सायकाल जहां से अगर चलो सड़क मार्ग से, जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था, उत्तर प्रदेश मान लो प्रारंभ हो गया है। और दंगे हर तीसरे दिन, चौथे दिन एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में होता था। कोई जनपद ऐसा नहीं बचा था जहां बड़े बड़े दंगे न हुए। लोगों को कर्फ्यू का सामना न करना पड़ा। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। शासन की योजनाओं पे सरकार के संरक्षण में डकैतियां डाली जा रही थी। और उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी हो गई थी कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसको लोग हेय दृष्टि से देखते थे। कुछ जनपद तो ऐसे हो गए थे कि वहां के नौजवान अगर कहीं उस जनपद का नाम ले ले तो होटल के लोग, होटल वाले कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला वाले वहां उसको ठहरने नहीं देते थे। ये उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई थी। लेकिन आज हमारी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। इस सुरक्षा का एक वातावरण, इस सरकार ने किसी पे उपकार नहीं किया। इस सरकार की ड्यूटी थी, इस सरकार का जो कर्तव्य था सरकार ने वही किया है। और जिसके लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, समर्थन दिया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सरकार की ओर से यह देश प्रदेश को दिया गया कि आपने समर्थन दिया, बदले में सुरक्षा का वातावरण, न रुके, न डिगे, न थके। प्रदेश के हित के लिए कड़े से कड़े निर्णय लेने में और प्रदेश की जनता के लिए किसी भी स्थिति पे जाकर के उन कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, प्रबुद्धजन समाज का ओपिनियन को बनाता है।